नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़बानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कहते हैं खुले हाईवे की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो अपने साथ कई अनसुने राज भी समेटे होती हैं। और अगर किसी ने उन राजों को गलती से भी कुरेद दिया तो कुछ ऐसा जाग उठता है जो इंसान नहीं होता। ये कहानी है राजेश की, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा भारत की सड़कों पर गुजारा था। लेकिन एक रात का सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया, जहां एक पुरानी झील के पास एक अधूरा पुल और रात के अंधेरे में बजने वाला एक बेबस हॉर्न अब भी किसी की तलाश में है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश है, उम्र 45 साल। पिछले 20 साल से मैं ट्रक चला रहा हूं। ये सड़कें, ये धुंध, ये रातें सब मेरी पहचान है। कभी पहाड़ों की टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियां, तो कभी रेगिस्तान की सूखी रेत, तो कभी शहरों का शोर, सब देखा है मैंने। लेकिन जनवरी 2023 की वो रात, वो आज भी मेरी नींद हराम कर देती है। मैं जयपुर से दिल्ली के लिए माल लेकर निकला था। रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंड अपने चरम पर थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थीं। मैंने जैकेट की जिप ऊपर तक चढ़ाई और रेडियो ऑन किया। कोई पसंदीदा गाना नहीं चल रहा था, बस पुराने फिल्मी गीत। मैं अक्सर देर रात में सफ़र करता हूँ। खाली सड़कें और रात का सुकून मुझे पसंद है। लेकिन उस रात सुकून की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई आने वाले खतरे का इशारा दे रहा हो। करीब 2 घंटे बाद मैं एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहाँ घना जंगल और एक पुरानी झील थी। इस रास्ते पर ज़्यादातर ड्राइवर जाने से बचते हैं, खासकर रात में, क्योंकि यहाँ से एक पुराना अधूरा पुल गुजरता है जिसे कभी पूरा नहीं किया गया। लोग कहते हैं कि उस पुल पर कुछ अजीब होता है, लेकिन मैं इन सब बातों को अंधविश्वास मानता हूं। मैंने सोचा, कौन से भूत प्रेत आते हैं। सड़क सुनसान थी। दोनों ओर ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे रात के पहरेदार हों। हेडलाइट की रोशनी में बस सड़क और पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं। अचानक रेडियो पर चल रहा गाना थम गया। सिर्फ खर खर की आवाज आने लगी। मैंने कई बार बटन दबाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। मैं आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक मुझे हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक पुराना लालटेन लिए खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी और कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। वो सड़क के बीच में नहीं, बल्कि किनारे पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। मैंने गाड़ी धीमी की और हॉर्न बजाया। वो हिला तक नहीं। मैंने गाड़ी और धीमी कर ली। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी गर्दन धीरे से उठाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मुझे लगा जैसे वो मेरी रूह के अंदर तक देख रही हों। वो धीरे से बोला, बेटा आगे मत जाना, वो पुल वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे रेत में घुल रही हो, बहुत धीमी और खुरदुरी। मैं मुस्कुराया, बाबा मैं तो हमेशा इसी रास्ते से जाता हूं, कोई बात नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। डर हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां लोग सोचते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी खुद ब खुद गायब हो गई। मैंने कुछ और पूछना चाहा, पर तभी पीछे से एक और ट्रक का हॉर्न बजा। मैंने झट से साइड में गाड़ी ले ली और जब फिर आगे देखा तो वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। चारों ओर बस अंधेरा और पेड़ थे। मैंने सोचा शायद आंखों का धोखा था या वो जल्दी से कहीं चला गया। मैंने झट से गाड़ी आगे बढ़ाई। रात अब गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे साफ दिख रहे थे, लेकिन उनकी ठंडी रोशनी भी उस सुनसान सड़क पर कुछ सुकून नहीं दे रही थी। मैं अब उसी झील वाले इलाके में पहुंच चुका था। हवा सूखी थी, पर उसमें एक अजीब सिहरन थी। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई ढाबा, न कोई और ट्रक, बस पेड़ और दूर तक फैला अंधेरा। ट्रक के अंदर रेडियो पूरी तरह से शांत था। मैं खुद को सामान्य रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों जब से उस बूढ़े की बात सुनी थी, मन में बेचैनी सी थी। वो पुल वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये शब्द किसी भूत की तरह कानों में गूंज रहे थे। मैंने ध्यान भटकाने के लिए पानी की बोतल निकाली और पीने लगा।
तभी अचानक लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठ गया हो। ट्रक थोड़ा झटकी, मानो वजन बढ़ गया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने झट से रियर व्यू मिरर में देखा। कुछ नहीं था, बस अंधेरा और सीट पर रखा मेरा छोटा बैग। मैंने सोचा शायद रास्ता उबड़ खाबड़ है, ट्रक हिली होगी। पर तभी फिर आवाज आई, जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा हो, बहुत पास। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे पलट कर देखा, कुछ भी नहीं। ट्रक के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां ऊपर तक चढ़ी हुई थीं, हवा का कोई रास्ता नहीं। फिर भी लगा जैसे ठंडी हवा मेरी गर्दन से टकराई हो। मैंने तेजी से इंजन की स्पीड बढ़ाई। सड़क सीधी थी, पर दूर एक हल्का सा घुमाव था जो उस अधूरे पुल की तरफ जाता था। मेरा जीपीएस भी दिखा रहा था कि यह रास्ता छोटा है, पर जंगल के बीच से निकलता था। अगर वो लिया जाए तो करीब 20-25 किलोमीटर कम पड़ता था। मन में एक बार फिर वही आवाज गूंजी, वो पुल। पर मैंने खुद को समझाया, बूढ़े की बकवास है, ये सब अंधविश्वास है। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा और ट्रक उस पुल की तरफ बढ़ा दी। शुरुआत में सब ठीक लगा। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, हवा में हल्की ठंडक। लेकिन कुछ दूर जाकर माहौल बदल गया। जैसे जैसे ट्रक पुल की तरफ बढ़ रही थी, सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। न किसी पक्षी की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस इंजन की घर घर और मेरा बढ़ता डर। थोड़ी देर बाद ट्रक के अंदर अचानक हल्की सी खटखटाहट हुई, जैसे कोई उंगलियों से शीशे पर टकटक कर रहा हो। मैंने हेडलाइट हाई बीम कर की और बाहर झांका, पर कुछ नहीं देखा। बस पेड़ों की लंबी परछाइयां जो ट्रक की रोशनी में ऐसे हिल रही थी जैसे किसी की परछाई नाच रही हो। एक पल के लिए लगा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन तभी पीछे से फिर वही एहसास, जैसे कोई बैठा हो, बहुत पास। इस बार मैं धीरे धीरे पीछे पलटा। पसीना माथे पर जमा हो गया। सीट खाली थी, पर बीच में किसी के बालों का एक गुच्छा पड़ा था। मैं जम गया। वो बाल लंबे, काले और गीले थे, जैसे किसी औरत के हों। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से उन बालों को हटाने लगा। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, बस इंजन की खर की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने चाबी घुमाई, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुई। एक बार, दो बार, हर बार बस टक टक की आवाज आती और फिर सन्नाटा। फिर वही गंध आई, मिट्टी, सड़े फूल और कुछ ऐसा जो मैंने पहले भी महसूस किया था, झील के पानी जैसी अजीब सी गंध। मेरी सांसें रुकने लगीं। ट्रक के शीशे पर बाहर से किसी ने हाथ रखा। मैं देख नहीं पा रहा था, पर हथेली के निशान धीरे धीरे धुंध में उभर रहे थे। 5 उंगलियों के निशान जो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहे थे, जैसे कोई खिड़की के अंदर झांकना चाह रहा हो। मैंने कांपते हुए खिड़की पर टॉर्च मारी, कुछ नहीं दिखा। पर जैसे ही रोशनी हटी, शीशे पर किसी के नाखूनों के निशान उभर आए, लंबे और गहरे। अचानक हवा तेज चली और दूर कहीं से औरत के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे हवा में घुली कोई रुलाई। मैंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और ट्रक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने आवाज की, लेकिन उसी वक्त मुझे पीछे की सीट पर कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई धीरे से उठ रहा हो। मैंने गर्दन मोड़ी और मेरी रगों में खून जम गया। वहां एक परछाई बैठी थी, धुंधली लेकिन साफ नजर आ रही थी। वो किसी औरत की लग रही थी, लंबे बाल, सिर झुका हुआ और सफेद कपड़ा जो गीला था। मैंने डर के मारे हॉर्न दबाया, पर आवाज नहीं आई। उस परछाई ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा जल चुका था, आंखें गहरी, खाली गड्ढों जैसी। होठों से कुछ शब्द निकले, क्यों आए तू? मैं चीखने ही वाला था कि ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने झट से एक्सीलरेटर दबाया। उस अधूरे पुल से नीचे उतरते उतरते सांसें टूटने लगी। पीछे मुड़कर देखा, परछाई गायब थी। कुछ किलोमीटर बाद एक छोटा ढाबा दिखा, जहां एक पुराना आदमी चूल्हे के पास बैठा था। मैंने ट्रक रोककर पानी मांगा। उसने मेरी हालत देखी और बिना कुछ पूछे एक लोटा बढ़ाया। मैंने कांपते हुए पानी पिया। उसने धीरे से कहा, उस पुल से आ रहे हो? मैंने सिर हिलाया। वो बोला, रात में वहां नहीं जाना चाहिए था। वो रास्ता अब इंसानों के लिए नहीं रहा। वहां हर साल कोई ना कोई गाड़ी नहीं लौटती। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? क्या हुआ वहां? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कई साल पहले एक शादी की बस उसी अधूरे पुल पर गिर गई थी। उस बस में एक दुल्हन भी थी, उसकी शादी होने वाली थी। कहते हैं अब हर रात कोई सफेद साया वहां घूमता है, जो अकेले सफर करने वालों को अपने साथ ले जाता है। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। मन में सवाल था कि क्या वो वही थी जो मेरे ट्रक में थी?
ढाबे के कोने में लगे पुराने कैलेंडर पर तारीख देखी, 15 जनवरी 2023, और कैलेंडर के नीचे लिखा था पुरानी झील कर पुल, जहां रात में कोई नहीं रुकता। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मैंने जल्दी से ढाबे वाले को पैसे दिए और निकलने लगा। उसने पीछे से आवाज दी, भाई जब भी उस रास्ते से गुजरें खिड़कियां बंद मत करना, हवा को आने देना, नहीं तो वो खुद रास्ता ढूंढ लेती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक में बैठ गया। इंजन चालू किया तो ट्रक में फिर वही गंध भर गई। खिड़की के शीशे पर नमी जमी हुई थी और उसमें उंगलियों से लिखा था, अभी तो शुरुआत है। उस पल मुझे एहसास हुआ वो पुल पीछे नहीं छूटा था, वो अब मेरे साथ चल पड़ा था। जनवरी का महीना था। ठंड ऐसी कि सांस लेते ही जैसे फेफड़े जम जाएं। सड़क पर हल्की हल्की धुंध गिरने लगी थी। पेड़ों की चोटियों पर धुंध की परतें चढ़ी हुई थीं और ट्रक की हेडलाइट उस धुंध को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। हर कुछ मिनटों में वाइपर चलाना पड़ रहा था क्योंकि शीशे पर जमी नमी से कुछ दिख नहीं रहा था। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। सड़क के दोनों ओर पेड़ झुके हुए जैसे कोई खामोश पहरेदार हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी, धुंध और कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। मैंने जैकेट की जिप ऊपर तक चढ़ाई और रेडियो ऑन किया, पर कोई सिग्नल नहीं मिला। बस खर खर की आवाजें, शायद पहाड़ों में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इंजन की घर घर और टायरों की नीचे सड़क की चरमराहट के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक हेडलाइट के बीच कुछ हिला। धुंध के बीच एक आकृति दिखाई दी। एक लड़की उस सड़क के किनारे खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले और सिर झुका हुआ। उसने हाथ उठाकर इशारा किया जैसे किसी को रुकने के लिए कह रही हो। मैंने गाड़ी धीमी की। न जाने क्यों दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर किसी का दिखना अपने आप में अजीब था। मैंने खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है? वो धीरे से बोली, दिल्ली तक छोड़ दीजिए ना, रात बहुत ठंडी है। उसकी आवाज बेहद धीमी और ठंडी थी, जैसे हवा से मिलकर आ रही हो। मैं एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसकी हालत देखकर मन पिघल गया। चेहरा धुंध में पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, पर आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक थकावट। बैठ जाइए, मैंने कहा। धीरे से पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। वो सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी साड़ी से ढका हुआ था। ट्रक आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक बस इंजन की आवाज गूंजती रही। मैं बातचीत शुरू करना चाहता था, पर माहौल कुछ ऐसा था कि शब्द जैसे गले में अटक गए। करीब 15 मिनट बीते होंगे कि उसने पहली बार बात की। आपको पता है, इस रास्ते पर लोग गायब हो जाते हैं। उसकी आवाज धीमी पर सीधी दिल में उतर गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं डरता नहीं, बहुत सफर किया है मैंने। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डर तो उन्हें भी नहीं लगा था। ये कहते ही ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया। इंजन की आवाज भी जैसे धीमी पड़ गई। मैंने शीशे में देखा, वो अब खिड़की से बाहर झांक रही थी। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके चेहरे पर जो सुकून था वो कुछ अजीब लग रहा था, जैसे उसे पता हो बाहर क्या है। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। मैंने सोचा थोड़ा रुक लूं, चाय पी लूं। यहां रुके? मैंने पूछा। वो बोली, रुकने से कोई नहीं बचता। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, पर वो अब चुप थी। ढाबे के पास पहुंचा तो देखा वो पूरी तरह वीरान था। बोर्ड आधा टूटा हुआ, दरवाजे बंद, चूल्हे की राख ठंडी। लेकिन अजीब बात यह थी कि राख से अब भी हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे कोई कुछ देर पहले ही वहां रहा हो। मैंने गाड़ी पार्क की और पीछे देखा, पिछली सीट खाली थी। वो लड़की कहीं नहीं थी। मेरा गला सूख गया। मैंने बाहर उतरकर चारों तरफ देखा, पर धुंध के अलावा कुछ, बस पहाड़ों से आती ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। मैंने धीरे से आवाज लगाई, अरे सुनिए, कहाँ गई आप? कोई जवाब नहीं। तभी अचानक ढाबे के अंदर से दरवाजे के चरमराने की आवाज आई। मैंने टॉर्च ऑन की और सावधानी से आगे बढ़ा। लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांका तो देखा कोने में वही सफेद साड़ी रखी थी। मैंने टॉर्च नीचे की और तभी देखा उस साड़ी के पास जमीन पर ताजे पैरों के निशान थे, नंगे पैर और नमी में डूबते हुए जंगल की तरफ जाते हुए। दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ट्रक की तरफ दौड़ लगाई।
दरवाज़ा खोला और स्टार्ट करने लगा। इंजन ने 2 बार आवाज़ की, फिर चालू हो गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और निकल पड़ा। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, पर तभी रियर व्यू मिरर में हलचल दिखी। पीछे वाली सीट पर वही सफ़ेद साड़ी अब फिर रखी थी। मेरे माथे से पसीना बहने लगा, जबकि बाहर धुंध जम रही थी। मैंने खुद को संभाला और गाड़ी तेजी से चलाई। रास्ते में पहाड़ी मोड़ थे, पर अब डर के मारे हाथ कांप रहे थे। तभी कुछ मिनटों बाद गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ने लगी, इतनी कि सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने हीटर ऑन किया पर काम नहीं किया, और तभी वो आवाज फिर आई, धीमी पर साफ। कहां जा रहे हो? मैंने सिर घुमाया और देखा वो अब सामने की सीट पर बैठी थी। चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे भीतर से जल रही हों, होंठ नीले और गालों पर पानी की बूंदें जमी हुई। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो बोली, दिल्ली नहीं जाना चाहिए था। मैंने कांपते हुए कहा, क्यों? दिल्ली की ओर जाती वो रात धीरे धीरे और भारी होती जा रही थी। धुंध अब तेजी से गिरने लगी थी और सड़क सफेद चादर में ढक चुकी थी। हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, जैसे पहाड़ खुद कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। मैं गाड़ी धीरे चला रहा था, क्योंकि सामने मुश्किल से 10 फुट तक ही दिखाई दे रहा था। उस लड़की ने अचानक कहा, वो रहा मेरा घर, यहीं उतर जाऊंगी। मैंने गाड़ी रोकी। हेडलाइट्स ने जो नजारा दिखाया, उसने दिल की धड़कन रोक दी। सामने बस घना जंगल था और एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड, जिस पर मिट्टी और धुंध जमी थी। थोड़ी रोशनी डालने पर उस पर धुंधला सा लिखा दिखा, रानीपुर गांव 2 किलोमीटर। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन वो सीट खाली थी। जहां वो बैठी थी वहां बस हल्का सा धुआं सा उठ रहा था, जैसे किसी ने ठंडी सांस ली हो। मैं कुछ सेकंड तक स्तब्ध बैठा रहा, फिर टॉर्च उठाकर बाहर निकला। धुंध में पैरों के निशान थे, छोटे, हल्के पर बहुत साफ। वो जंगल की ओर जाते हुए दिख रहे थे। मैं टॉर्च की रोशनी के पीछे पीछे उन निशानों को देखने लगा। धुंध धीरे धीरे मेरे ऊपर गिरती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ सीलन भरी, जैसे कोई पुराना घर सड़ रहा हो। कुछ ही दूरी पर जाकर वो निशान अचानक गायब हो गए, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। मैं वहीं खड़ा रह गया। चारों तरफ बस सफेद धुंध और काली रात थी। कोई आवाज नहीं, ना कोई पंछी, ना हवा की सरसराहट, बस मेरे सांसों का बोझल शोर। दिल में एक अजीब सा डर समा गया। मैं वापस ट्रक की तरफ भागा। अंदर आया तो महसूस हुआ कि अब ट्रक का अंदरूनी हिस्सा पहले से ज्यादा ठंडा था, जैसे किसी ने बर्फ भीतर भर दी हो। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जोर से खांसा और फिर बंद हो गया। मैंने फिर कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तभी रियर व्यू मिरर में नजर पड़ी। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। मैंने धीरे धीरे देखा, वही सफेद साड़ी वाली लड़की। उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था। चेहरा पीला, होंठ नीले और आंखें बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं और उसके बाल गीले थे, जैसे किसी ने उसे अभी अभी पानी में से निकाला हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से पूछा, तुम यहां कैसे? वो बिना हिले बोली, आपको तो दिल्ली तक छोड़ना था ना? उसकी आवाज अब वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। उसमें कोई गूंज थी, जैसे किसी गहरी सुरंग से आ रही हो। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मुस्कुराई। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने मरने के बाद मुस्कुराने की कोशिश की हो। मैंने झटके से दरवाजा खोला और बाहर भागा। बाहर धुंध तेजी से गिर रही थी। मेरे पैर गीली मिट्टी में धंसते जा रहे थे। सांसें भारी हो चुकी थीं। आसमान पर काले बादल छा गए थे और चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, हवा की सिसकियां और कभी कभी किसी अदृश्य चीज के कदमों की आहट। जंगल के किनारे पहुंचते ही मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। वो एहसास इतना जोरदार था कि मैंने बिना रुके पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था।
बस मेरे पैरों के निशान और उनके बीच बीच में कुछ और निशान जो मेरे नहीं थे। वो छोटे थे, जैसे किसी लड़की के हों, लेकिन गहराई उनसे कहीं ज्यादा थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं लगभग दौड़ते हुए उस कच्चे रास्ते पर जा रहा था जो जंगल के भीतर तक जाता था। तभी पीछे से कुछ ठंडा मेरे कंधे पर पड़ा, जैसे किसी ने पानी से ढका हाथ रख दिया हो। मैंने झटके से मुड़कर देखा, वहां वही सफेद साड़ी थी, लेकिन अब वो किसी के कंधों पर नहीं, हवा में तैर रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ वो साड़ी जमीन को छूती और फिर ऊपर उठ जाती, जैसे उसके नीचे कोई अदृश्य शरीर चल रहा हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, बस ठंडी सांसें बाहर निकल रही थीं। फिर हवा रुक गई। सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। ऐसा लगा मानो पूरी पहाड़ी अपनी सांस रोक कर देख रही हो कि अब क्या होगा। फिर अचानक वो सफेद साड़ी जैसे किसी तेज झोंके के साथ मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे से टकराई। उसके साथ इतनी ठंडी हवा आई कि मेरा सिर चकरा गया। मैं गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पर कानों में वो आवाज गूंजती रही, उसी लड़की की, वही धीमी गूंजती हुई फुसफुसाहट। अब तुम भी मेरे हो गए। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सुकून था, जैसे किसी को लंबे इंतजार के बाद अपना साथी मिल गया हो। मेरी पलकों पर नमी जमने लगी थी। हाथ पैर सुन्न हो गए। कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उस ठंड के बीच मैंने एक और आवाज सुनी, बहुत पास से, बहुत धीमी। मत भागो, अब देर हो गई है। मैंने कोशिश की कि आंखें खोलूं, पर सब धुंधला था। बस उस लड़की का चेहरा दिखा जो झुककर मुझे देख रही थी। उसके बाल मेरे चेहरे पर गिर रहे थे, ठंडे, गीले और नमी से लथपथ। उसने मेरे माथे को छुआ, फिर मुस्कुराई, वही अधूरी मुस्कान जो मैंने ट्रक में देखी थी। वो कुछ बोल रही थी, पर आवाज अब साफ नहीं आ रही थी। बस इतना समझ आया, बाबा ने कहा था जब धुंध फिर गिरेगी तो वो किसी और को बुलाएगी। मेरे चारों ओर अचानक सब कुछ घूमने लगा। पहाड़, पेड़, सड़क, आसमान, सब गोल गोल चक्कर काटने लगे। मैं अपने ही शरीर से बाहर खींचता महसूस कर रहा था। फिर एक झटका लगा और सब अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें धुंध पर पड़ रही थीं। चारों ओर बस सफेदी थी। मैं एक सूखी झाड़ी के पास पड़ा था। मेरे आसपास किसी इंसान का कोई निशान नहीं था, ना पैरों के निशान, ना साड़ी का कोई टुकड़ा। मैंने खुद को झकझोरा और किसी तरह उठ खड़ा हुआ। ट्रक कहीं नहीं दिख रही थी। सड़क तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगा जैसे हर कदम के साथ कोई मुझे पीछे से देख रहा है। सड़क पर आया तो दूर एक आदमी दिखा, शायद कोई स्थानीय चरवाहा। मैंने चिल्लाकर पूछा, भाई यहां रानीपुर गांव का रास्ता कौन सा है? वो आदमी ठिठक गया, फिर धीरे से बोला, कौन सा गांव साहब? यहां तो कोई गांव नहीं है। ये इलाका तो 20 साल पहले पानी में डूब गया था। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने कहा, नहीं, वहां एक लड़की थी सफेद साड़ी में, उसने कहा वो यहीं रहती है। वो आदमी घबरा गया, बोला, साहब वो लड़की आज भी इस रास्ते पर दिखती है। जो उसे देख ले वो या तो गायब हो जाता है या पागल होकर लौटता है। कहते हैं वो अपनी मौत का साथी ढूंढती रहती है। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस दिल्ली की ओर बढ़ गया। लेकिन दिल में अब भी वो ठंडी फुसफुसाहट गूंज रही थी। डर तो उन्हें भी नहीं लगा था। दिल्ली पहुंचकर जब होटल के कमरे में पहुंचा तो आईने के सामने खड़ा हुआ। चेहरे पर अब भी नमी के निशान थे, होंठ नीले और आंखें, मेरी आंखें गहरी और खाली लग रही थीं, जैसे उनमें किसी का इंतजार हो। आज भी जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, मैं अपनी ट्रक की खिड़कियां खुली छोड़ देता हूं। रात के अंधेरे में कभी कभी मुझे पीछे की सीट पर एक हल्की सी परछाई दिखती है और एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है।
कि अभी तो शुरुआत है और मैं जानता हूं वो शुरुआत कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी राजेश की खौफनाक कहानी, एक ऐसी रात का सफ़र जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पहाड़ों की खामोशी और हाईवे का सन्नाटा कभी कभी अपने अंदर ऐसे राज समेटे होते हैं जिनसे हम अनजान ही रहें तो बेहतर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हाँ, रात में अकेले सफ़र करने से बचें। नमस्कार।